सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सभी कैसे हैं, हाउ आर यू, एंड वेलकम टू आज का जो क्लास है। आप सभी का न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है न्यू बैच, और जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीटेड कर लिया है। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है न्यू चैप्टर। जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। मीन इसमें हमको देखना है कि हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, सी में, तो उसमें हम लोग किस प्रकार इनपुट देते हैं, अपने जो भी कोड है उसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको उस कोड का आउटपुट किस प्रकार मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी रहेंगी। इसमें थोड़े बहुत आपको थ्योरेटिकल नॉलेज एंड उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू प्रोग्राम्स मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना पॉसिबल हो पाता है आपके लिए। ठीक है, सो इसमें अगर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको कितने पढ़ने हैं। सो आपको टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। फर्स्ट है आपका इनपुट, कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग इनपुट के द्वारा क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन के द्वारा हम लोग किस प्रकार इनपुट लेते हैं डेटा को, आउटपुट फंक्शन द्वारा किस प्रकार आउटपुट देते हैं ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है डिस्प्ले मैसेज ऑन मॉनिटर। हम लोग अपना जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है या फिर लैपटॉप का जो भी स्क्रीन होता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले पे हम लोग कैसे अपना आउटपुट देखते हैं। ठीक है, यूज़र द्वारा हम लोगों को किस प्रकार आउटपुट लेना होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यूज़र द्वारा आउटपुट लेना या फिर खुद से आउटपुट लेना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको ये देखना होगा कि जब हम लोग कोई भी सी का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम लोग किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार हम लोग उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, किस प्रकार हम लोग लिखते हैं उस प्रोग्राम को। सो इसका स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सी प्रोग्रामों को का जो है, सी के कुछ आपको एग्जाम्पल मैं दूंगा सी प्रोग्राम के, और उसको समझाऊंगा, ना केवल आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको समझाऊंगा। ठीक है, कुछ आपको इजी एग्जांपल के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा आप सभी का प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन। फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, कमेंट बॉक्स में लिखना फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में अगर आप डिफिनेशन लिख सकते हो तो जरूर से लिखना। ठीक है, सी भाषा में कई लाइब्रेरी फंक्शन इनपुट तथा आउटपुट के लिए उपलब्ध है। ठीक है, जो हमारा सी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज के फंक्शन हैं, मतलब प्री डिफाइंड है, जिनका यूज़ करके हम लोग इनपुट तथा आउटपुट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इनपुट क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, माउस के माध्यम से देते हैं, वो हमारा इनपुट होता है। एंड आउटपुट वही हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे शो होता है, मॉनिटर पे शो होता है, वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैं आपको थ्रू पेन टैब जो यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा HARSH। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा HARSH, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको ये हर्ष जो है, ये वर्ड आपके मॉनिटर पे शो हो रहा है। विदाउट प्रोसेस ये नहीं शो होगा। तो ये मैंने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, इनपुट मतलब मैंने लिखा ये वर्ड, फिर उसके बाद ये प्रोसेस हुआ, आपके डिस्प्ले पे शो हुआ। ठीक है, इस प्रकार हमारा इनपुट और आउटपुट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनमें से कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन सबसे प्रमुख होते हैं। ठीक है, कंसोल इनपुट फंक्शन को कीबोर्ड द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं तथा कंसोल आउटपुट फंक्शन आउटपुट को मॉनिटर पर दिखाते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा कि जो हमारा कंसोल इनपुट फंक्शन होता है उसके द्वारा हम लोग कीबोर्ड द्वारा यूज़ करके इनपुट देते हैं, एंड आउटपुट फंक्शन जो होता है कंसोल का, उसके द्वारा हम लोग मॉनिटर पर दिखाते हैं जो हमको आउटपुट मिलता है। कंसोल इनपुट फंक्शन stdin नामक जो होता है एक हेडर फाइल होता है, जो आपको आपके प्रोग्राम में आपको स्टोर करना होता है, संग्रहित करना होता है, या फिर इन्वोक करना होता है, आप समझ लो। मतलब ये आपको लिखना होता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम में जब आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तथा जो हमारा कंसोल होता है, सो हमारा जो सी का हेडर फाइल होता है उसमें हम लोग सभी चीज़ें अपना इन्वोक करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा stdin होता है उसके द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं, एंड जो हमारा आउटपुट होता है, मीन कंसोल के द्वारा हम लोग आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग stdout नामक जो है कीवर्ड को हेडर फाइल में लिखते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। हेडर फाइल में हम लोग इनपुट के लिए stdin एंड आउटपुट के लिए stdout। ठीक है, stdin stdout फॉर आउटपुट
std out फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं इन हेडर फाइल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हेडर फाइल, ठीक है। यद्यपि सी लैंग्वेज जो हमारा होता है उसमें इनपुट तथा आउटपुट ऑपरेशन को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन ये फंक्शन लाइब्रेरी फाइल में संचित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोट आपको दिए गए हैं मेन जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे सी जो हमारा लैंग्वेज होता है उसमें फाइल आपका जो होता है उसको पढ़ने और लिखने के लिए कई तरह के फंक्शन उपलब्ध कराती है, ठीक है। सी हमारा जो लैंग्वेज होता है उसको उसके जो फाइल होते हैं उनको पढ़ने तथा लिखने के लिए कई तरह के फंक्शन, ठीक है। सो दो नोट्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर है कि जो हमारा सी लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसमें फाइलों को पढ़ने के लिए मतलब रीड करने के लिए, राइट करने के लिए कई तरह के हमको फंक्शन पहले से ही दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, तथा इन सभी फंक्शनों की जो डिक्लेरेशन है वो हेडर फाइल stdio.h में की गई होती है, ठीक है। सी का जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये आपको हेडर फाइल वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सबसे ऊपर, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये क्या होता है stdio.i जो हमारा है studio.h, इसमें क्या होता है जो भी फंक्शन की नीड होती है वो पहले से इसमें स्टोर होती है इस फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सी भाषा में किसी प्रकार के प्रोग्राम को लिखने से पहले हेडर फाइल stdio.i.h को इंक्लूड करना अनिवार्य होता है। विदाउट इसके आपका जो प्रोग्राम है उसमें एरर आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है stdio.h इसको हमको हेडर फाइल में इंक्लूड करना ही होता है। अभी मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ इसको किस प्रकार स्टोर किया गया है, इंक्लूड किया गया है। देखिए ये मैं आपको आगे प्रोग्राम बताने वाला था, बट ये stdio.h का जो आया है कॉन्सेप्ट उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको तो डिटेल्स में आपको जब इसका पॉइंट आएगा, टॉपिक आएगा तब आपको बताऊँगा। बट stdio.i जो है उसका हमारा हेडर फाइल में देखो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। किस प्रकार इंक्लूड किया गया है, हैशटैग, ठीक है, इंक्लूड लिखा गया है, ठीक है, और उसके बाद stdio.h, ठीक है। इसको क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसका मेन रीज़न है इसमें सभी लाइब्रेरीज फंक्शन प्री डिफाइंड जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलती हैं जो आपके प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा stdio.io का जो हमारा कॉन्सेप्ट। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं अपने कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन के दो जो आपके श्रेणी हैं जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया उनको हम देखते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा फॉर्मेटेड, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड, ठीक है। फॉर्मेटेड इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन, दूसरा हमारा है अनफॉर्मेटेड इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन। इनपुट और आउटपुट फंक्शन आपको समझ में आ गया किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रकार उसका हेडर फाइल में सबसे पहले हम लोग को इंक्लूड करना होता है। अब जो हमारा इनपुट और आउटपुट फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा फॉर्मेटेड, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कीवर्ड से ही क्लियर हो गया होगा फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। फॉर्मेटेड में चीज़ें जो होगी वो आपको सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिलेंगी, मतलब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। अनफॉर्मेटेड में जो चीज़ें रहेंगी वो आपको अनफॉर्मेटेड रूप में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेटेड। सो इस तरह के जो इनपुट फंक्शन होते हैं कीबोर्ड द्वारा इनपुट ग्रहण करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेते हैं तथा आउटपुट को फंक्शन की सहायता से मॉनिटर पर आउटपुट फॉर्मेट रूप में दिखाते हैं। फॉर्मेटेड रूप से आउटपुट मॉनिटर पर प्रदर्शित करने से आउटपुट को मॉनिटर पर मनचाहे तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया कि यदि किसी छात्र का नाम, पता तथा आयु मॉनिटर पर प्रदर्शित करना है तो फॉर्मेटेड जो आउटपुट होता है उसके प्रयोग से आउटपुट को मॉनिटर पर उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटेड रूप में, ठीक है। जैसे देखो थोड़ा सा आपको विथ एग्जाम्पल ही बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिया है अपना नाम और उसके बाद ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक एज ले लिया है, ठीक है। अब ये आपको देख के क्या लग रहा है, ये फॉर्मेटेड है या फिर अनफॉर्मेटेड है? ये आपका फॉर्मेट रूप में लिखा हुआ है। कैसे? पहले आपका नेम है, उसके बाद उनका एज है जो पर्सन है, ठीक है। अब इसी को अगर अनफॉर्मेट रूप में लिखना रहेगा तो वो आप कैसे देखोगे? सबसे पहले अगर आपने लिख दिया H9 हर्ष, ठीक है। अब ये क्या है? आधा आपका नाम है, फिर उसके बाद आपका एज आ गया, फिर उसके बाद आपका
जो है सरनेम आ गया। ठीक है, अब ये आपको देखने में क्या लग रहा है, ये आपको देखने में सीक्वेंस वाइज लग रहा है, फॉर्मेट लग रहा है, या फिर अनफॉर्मेट लग रहा है। ये तो मुझे अनफॉर्मेट रूप में लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार क्या लिखा हुआ है, बट इसको अगर आप एक बार देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे आपका किसी पर्सन का नेम है, उसके बाद उसका एज है। ठीक है, अगर उनको पहले से ही पता है, दो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, नेम और एज। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेट इनपुट और आउटपुट फंक्शन में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है मॉनिटर पे, उसको फॉर्मेट रूप में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, उचित स्थान पे दिखाते हैं अच्छे से, जिससे यूजर को, व्यूअर को समझ में आ जाए। अनफॉर्मेट में क्या होता है, इस तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शन भी कीबोर्ड द्वारा इनपुट लेते हैं तथा आउटपुट फंक्शन की सहायता से मॉनिटर पर इसे प्रदर्शित करते हैं, किंतु जो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है उसके द्वारा मॉनिटर पर आउटपुट की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, अनफॉर्मेट इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन जो होते हैं उनका यूज़ करके हम लोग जो इनपुट लेते हैं, उन इनपुट तो लेंगे हम लोग, आउटपुट भी दिखाएंगे मॉनिटर पे, बट वो किस रूप में होगा, अनफॉर्मेट रूप में होगा, सीक्वेंस वाइज नहीं होगा। सो फॉर्मेटर एंड अनफॉर्मेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको नेम से ही मैंने क्लियर कर दी थी। अब आपको थोड़ा बहुत आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि जो हमने अभी पढ़ा है फॉर्मेट, अनफॉर्मेट जो हमारा है, वो जो हमारे इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट रूप में जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रयोग किए जाते हैं वो दिए गए हैं। मतलब अगर हमको आउटपुट फॉर्मेट रूप में चाहिए ऑन हमारे मॉनिटर पे, तब हम लोग इस आउटपुट इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अनफॉर्मेट रूप में चाहिए तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे जो दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, अगर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है डेटा टाइप का प्रकार। ठीक है, डेटा का प्रकार मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आपका कैरेक्टर टाइप का जो हमारा डेटा है, उसके लिए इनपुट फंक्शन किसका यूज़ करेंगे, आउटपुट फंक्शन किसका यूज़ करेंगे, अलग अलग आपको दिया गया है। इनपुट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के द्वारा हम लोग डेटा इनपुट देते हैं यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, यूजिंग कीबोर्ड डेटा इनपुट देते हैं। अपना जो भी डेटा रहता है वो हम लोग इनपुट देते हैं, मतलब कंप्यूटर को हम लोग लिखते हैं। जो भी हम लोग कीबोर्ड के द्वारा लिखते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। हम लोग कुछ ना कुछ डेटा अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं, फिर उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस होने के बाद जो हमको आपके मॉनिटर पे दिखता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टर टाइप के डेटा को लेने के लिए स्कैन एफ, और आउटपुट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट एफ। ठीक है, अगर हम इसका हम लोग प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, ये हमारा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। मतलब अगर हमको फॉर्मेट रूप में इनपुट लेना है तब हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ। अगर हमको फॉर्मेट रूप में आउटपुट फंक्शन, आउटपुट हमको मॉनिटर पर दिखाना है तब हम लोग यूज़ करेंगे आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेना है तब भी हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ इनपुट के लिए और प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। फ्लोट डेटा टाइप है हमारा, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप, तो भी हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ इनपुट के लिए, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। स्ट्रिंग है हमारा, तो भी हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए डेटा को और प्रिंट एफ शो कराने के लिए आउटपुट। अब हम लोग देखेंगे अपना अनफॉर्मेटेड जो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, अगर हमको कैरेक्टर टाइप का डेटा है उसको हमको इनपुट कराना है कंप्यूटर में आपके। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अनफॉर्मेट। ठीक है, अनफॉर्मेट रूप में हमको इनपुट कराना है, कहीं पर भी जो हमारा डेटा है कहीं पर भी सीक्वेंस वाइज नहीं रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट सी एच। ठीक है, किसके लिए, इनपुट कराने के लिए। गेट कैर किसके लिए, इनपुट कराने के लिए। गेट सी एच ई किसके लिए, इनपुट कराने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं पुट कैर। ठीक है, और अनफॉर्मेटेड रूप में हम लोग इंट और फ्लोट का यूज़ नहीं करते हैं, फ्लोट टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का और कैरेक्टर का। ठीक है, अनफॉर्मेटेड रूप में। सो देखो हमारा कैरेक्टर के लिए हमने यूज़ किया कौन कौन से इनपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड, गेट सी एच ई एंड गेट कैर, ये हमारे इनपुट फंक्शन है। और आउटपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अनफॉर्मेट रूप में पुट कैर। एंड जो हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसको इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट्स का। ठीक है, GETS गेट्स फंक्शन का। और आउटपुट मीन कंप्यूटर पे अपने मॉनिटर पर दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पुट्स का। ठीक है, पुट्स के द्वारा आउटपुट दिखाएंगे एंड गेट्स के द्वारा हम लोग इनपुट लेंगे, बट रहेगा वो अनफॉर्मेटेड रूप में। कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट आपको बताना है कि आपको ये फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड
कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। थैंक यू, जय हिंद। सो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वायरलेस क्लासेस में वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एंड ठीक है। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी देख लिए थे। लाइक फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था अबाउट कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन, जिसमें हमने देखे थे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे आउटपुट फंक्शंस के द्वारा जो हम लोग मैसेज है वो किस प्रकार अपने डिस्प्ले पे शो करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले मीन आपके मॉनिटर पे, कंप्यूटर, लैपटॉप के, ठीक है। सो सेकेंड नंबर हमारा जो टॉपिक है वो हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट नंबर टॉपिक देखा था। अगर आपने उसको मिस किया तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में नेम एंड आप सभी जिस डिस्ट्रिक्ट से इन वीडियोज़ को, क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं वो आप ज़रूर से लिखना ना भूलें, ठीक है। सो मॉनिटर पर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेनली 3 फंक्शन हम लोगों को पहले से ही दिए गए हैं। लाइब्रेरी फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रिंट एफ आउटपुट के लिए, ये सभी आउटपुट के लिए ही हैं, बट डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। पुट कैर ये भी आउटपुट के लिए है, ये भी आउटपुट फंक्शन है। जो भी हम मैसेज है आउटपुट दिखाना चाहते हैं मॉनिटर पे, इसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं पुट कैर का। पुट्स का भी यूज़ करके हम लोग दिखा सकते हैं आउटपुट, बट डिफरेंस क्या है वही पॉइंट है और वही आपको समझना है, ठीक है। सो ये जो हमारे प्रिंटएफ है फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, और पुट कैर एंड पुट्स ये दोनों अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ये हमने आपको कब बताया था? ये हमने आपको बताया था एस्टरडे क्लास में। एस्टरडे क्लास में मीन लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेटेड हमारा प्रिंटएफ होता है आउटपुट फंक्शन, पुट कैर एंड पुट्स जो होता है वो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है, ठीक है। दोनों आउटपुट ही हैं। जो हमारा प्रिंटएफ फंक्शन होता है यह फंक्शन मानक मीन स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी का एक पार्ट होता है। इसका यूज़ जो है प्रोग्राम में किसी भी डेटा, संदेश, इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पर शो करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन का जो यूज़ होता है किसी प्रकार के अर्थमेटिक कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा प्रिंटएफ होता है वो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है। मतलब इसके द्वारा हम लोग फॉर्मेट रूप में अपना जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर शो कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले पे शो करते हैं आउटपुट को, ठीक है। आउटपुट को शो कराते हैं। और यहाँ पे ये दिया गया है कि इसके द्वारा मीन प्रिंट एफ के द्वारा इस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग अर्थमेटिक मतलब गणितीय जो ऑपरेशन होते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डेटा टाइप, सभी प्रकार के डेटा टाइप को हम लोग मॉनिटर पर शो करा सकते हैं इन फॉर्मेटेड रूप में, फॉर्मेट रूप में। एक प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है सी का या फिर कोड लिखा है। अभी के लिए आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। क्यों मैंने क्या लिखा है, इंट क्या है, मेन क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, रिटर्न क्यों लिखा है, रिटर्न 0 क्यों लिखा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इंक्लूड स्टूडियो stdio.h, इतना तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम लोग कोई भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले यही लिखना होता है हेडर फाइल में। ये हमारा, इसको बोलते हैं हेडर फाइल, INCLUDE, इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इसके अंदर लाइब्रेरी होता है, ठीक है, जो हमारा कोड लिखने के लिए यूज़फुल होता है, उसको हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटएफ। मैंने आपको यही पढ़ा रहा था प्रिंटएफ का यूज़ हम लोग किस प्रकार कैसे करते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पे प्रिंटएफ मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी शो कराई है आप सभी को प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ पे इतना दिया है, हेलो वायरलेस क्लासेस स्टूडेंट्स। अब मैं देखो यहाँ पे रन करा रहा हूँ। रन कराने के बाद क्या हुआ, इस प्रोग्राम को यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट, आउटपुट लिखा हुआ है। ये हमारा आउटपुट का स्क्रीन है, बट जब मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वायरलेस क्लासेस स्टूडेंट्स, ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। ये तो इस वेबसाइट की तरफ से मैसेज है,
बट हमने जो मैसेज आपको शो कराया है डिस्प्ले पे वो यही करवाया है, हेलो वायरलेस क्लासेस स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा और इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे कि आप सर पहले से ही लिखे थे, बट चलो एक और देख लो इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और चेंजेस कर दिया। अब देखो इसको रन कराया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या डिस्प्ले में मिला हमको मैसेज, हेलो हर्ष वायरलेस क्लासेस बाय हर्ष पाठक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने printf फंक्शन का यूज़ किया है। किस लिए यूज़ किया है? केवल जो हमारा मैसेज है उसको शो कराने के लिए, ऑन डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको कट करता हूँ, अपने स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। सो अभी आपको printf फंक्शन जो होता है उसका यूज़ हम लोग किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, विथ एग्जाम्पल अब तो बता दिया, विथ प्रोग्राम बता दिया। अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट है तो कहाँ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर आपको दिया गया है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो ग्रुप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पुट कैर फंक्शन फॉर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए ऑन मॉनिटर, ठीक है। जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है, इस फंक्शन का यूज़ केवल एक वर्ड को मॉनिटर पर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पुट कैर जो होता है उसमें जो हमारा इसका मीन अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसमें होता है हमारा वेरिएबल का नाम और नेम, ठीक है। वेरिएबल और नेम, जो हमारा वेरिएबल और नेम है उसमें हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप का यहाँ पे वेरिएबल का नेम आपको दर्शाया गया है। टोटली आप ये समझ लो कि जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है वो बेसिकली कैरेक्टर टाइप के, जो डेटा टाइप के जो हमारे होते हैं वैल्यूज़ डेटा, उन्हीं को हम लोगों को आउटपुट शो कराने के लिए मॉनिटर पर यूज़ किया जाता है। पुट कैर में हम लोग नंबर, जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है उसमें हम लोग नंबर मतलब आपको पता है 1 2 3 4 ये सब आउटपुट में नहीं दर्शा सकते हैं डिस्प्ले पे। पुट कैर में हम लोग केवल एक वर्ड जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, एच लिखा, और ये सब क्या है, ये हमारे किस प्रकार के डेटा टाइप हैं, ये हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं। कैरेक्टर टाइप के जो डेटा होते हैं वो केवल क्या होते हैं, सिंगल कोट्स में केवल एक वर्ड वहाँ पे आपको लिखने की परमिशन दी जाती है। अगर आपने यहाँ पे 2 वर्ड 3 वर्ड भी लिख दिए तो आपका ये कैरेक्टर नहीं रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का ये डेटा बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है इसका यूज बेसिकली हम लोग करते हैं कैरेक्टर टाइप के जो डेटा होते हैं उनका डिस्प्ले कराने के लिए, उनके आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया उदाहरण के लिए ए मॉनिटर पर हमको डिस्प्ले करना है तो हम लोग पुट कैर, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सिंगल कोट्स में मैंने ए को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर किसी भी वेरिएबल में सी नाम का आपको वैल्यू को स्टोर कराना है मॉनिटर पे, वहाँ पे आपको शो कराना है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो पुट कैर फंक्शन होता है उसका यूज़ हम लोग किस प्रकार के लिए करते हैं, पुट कैर फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के जो हमारे डेटा होते हैं उनको मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी से डिपेंडेंट है, और हाँ जो हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया है पुट कैर, वो क्या है, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है, अनफॉर्मेटेड। फिर आता है हमारा पुट्स फंक्शन, ठीक है। 3 फंक्शन मैंने आपको बताया था, बेसिकली आउटपुट शो कराने के लिए 3 फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। पहला हमारा कौन सा था, प्रिंटफ जो होता है वो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है, उसके द्वारा हम लोग फॉर्मेट रूप में स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर, जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो सब हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, प्रदर्शित। बट जो हमारा पुट कैर होता है उसके द्वारा हम लोग केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के जो डेटा है उनको हम लोग आउटपुट कराते हैं, वो हमारा अनफॉर्मेटेड आता है फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा पुट्स फंक्शन। इस फंक्शन का जो यूज होता है केवल स्ट्रिंग को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग टाइप के जितने भी डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हम लोग इस आउटपुट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग को बेसिकली हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। कैरेक्टर में हम लोग कितने सिंगल कोट्स में केवल एक वर्ड लिखते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग डबल कोट्स में जितना वर्ड लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है दोनों में मेन डिफरेंस। जो हमारा कैरेक्टर होता है उसके लिए हम लोग आउटपुट शो कराने के लिए पुट कैर का यूज़ करते हैं फंक्शन का, और जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुट फंक्शन का, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है इससे रिगार्डिंग अगर आपका, तो बहुत सी जो है नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल है, आपको ज़्यादा डिफिनेशन पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है।
यह अर्थमेटिक वेरिएबल के मान को नहीं प्रदर्शित कर सकता है। इसमें हम लोग इंटीजर, नंबर, ये सब नहीं कर सकते हैं स्टोर। इसके द्वारा हम लोग नहीं शो करा सकते हैं डिस्प्ले पे। इसके द्वारा हम लोग केवल क्या डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो डेटा है वही हम लोग अपने मॉनिटर पे शो करा सकते हैं। ठीक है, एक पुट्स फंक्शन के द्वारा केवल एक ही संदेश मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जा सकता है, एक से अधिक नहीं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट किया गया है इन सब चीज़ों के बारे में। देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया पुट्स और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, डबल कोट्स के अंतर्गत यहाँ पे लिखा गया है हेलो, एंड पुट्स के अंदर यहाँ पे लिखा गया है डबल कोट्स में वेलकम, और इसका जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर इस प्रकार शो करेगा, हेलो वेलकम। ठीक है, मतलब देखो पुट्स के द्वारा हम लोग वन टाइम में वन इंफॉर्मेशन वन डेटा ही शो करा सकते हैं। जैसे हमको शो कराना है आउटपुट में हर्ष पाठक। ठीक है, ये लिखना है हमको, HARSHPATHAK, ये हमको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट्स का यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग पास करेंगे हर्ष, एंड दूसरा एक पुट्स बनाएंगे फंक्शन, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाठक। ठीक है, तब जा करके ये दोनों हमको मिलेगा हर्ष पाठक। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा पुट्स फंक्शन के लिए, और ये भी अनफॉर्मेटेड होता है। ठीक है, पुट कैर किसके लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पुट कैर जो फंक्शन होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप के जो डेटा होते हैं उनको हम लोग डिस्प्ले प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा प्रिंटएफ होता है वो हमारा फॉर्मेटेड होता है। ये सभी प्रकार के डेटा टाइप जो होते हैं उनके डेटा को हम लोगों को आउटपुट मॉनिटर पर शो कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमको कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जनरली हम लोग को यूज़ किया जाता है प्रिंटएफ, बहुत ही अच्छा होता है और आप सभी के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, इसमें हम सभी प्रकार के डेटा टाइप को जो है प्रिंट करा सकते हैं आउटपुट के लिए अपने मॉनिटर पे। ये फॉर्मेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इनपुट से रिलेटेड रहेगा। यूज़र द्वारा जो हमको इनपुट लेना होता है उसको हम लोग किस प्रकार लेते हैं, यूज़र द्वारा इनपुट हम लोग किस प्रकार लेते हैं। ठीक है, उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट लेना, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस की एक अनदर क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, एंड चैप्टर नंबर 3 में हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट हमारा टॉपिक था कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, जिसमें हमने देखे थे अपने फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। एंड उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार हम लोग यूज़र द्वारा जो मैसेज इनपुट किया जाता है उसको हम लोग डिस्प्ले पे कैसे शो कराते हैं। ठीक है, मेन डिस्प्ले मैसेज ऑन मॉनिटर। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं यूज़र द्वारा किस प्रकार हम लोग इनपुट लेते हैं इन प्रोग्राम। ठीक है, जब हम लोग सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें यूज़र के द्वारा, मतलब जो भी उस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं पर्सन, उनके द्वारा हम लोग किस प्रकार उनसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, और उनके इनपुट के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वहाँ पे कोडिंग में, और उसके बाद हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक नंबर 3। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आपने मिस किया तो आप जा करके देख सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सभी क्लासेस के लिंक। ठीक है, तो उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट लेना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हमारा है स्कैनएफ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है हमारा, जो हमारा मेथड है वो है हमारा स्कैनएफ। ठीक है, सो एक सी और C++ जो लैंग्वेज होता है उसमें प्रयुक्त इनपुट फंक्शन होता है हमारा। जो हमारा स्कैनएफ है वो किस प्रकार का फंक्शन है, ये हमारा है एक प्रकार का इनपुट फंक्शन जिसका हम लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में एंड C++ में। ठीक है, जो प्रोग्राम के यूज़र से इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कीवर्ड स्कैनएफ है, एंड जिसका उपयोग इनपुट देने और उसे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स को पढ़ सकते हैं, जैसे कि पूर्णांक, दशमलव, वर्णमाला आदि। यहाँ स्कैनएफ की परिभाषा और आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैं विथ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ इसका यूज़। पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझना है, फिर उसके बाद जब मैं आपका इसका कोड दिखाऊंगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, सो जो हमारा स्कैनएफ फंक्शन होता है यह क्या होता है, यह एक प्रकार का इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन मतलब आप सभी को पता है इनपुट से क्या मतलब है। इनपुट से मतलब ये है कि आप सभी को जो भी इनपुट देना होता है वो कीबोर्ड के माध्यम से आप देते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है इसका मेनली यूज़ किया जाता है 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट है हमारा सी, सेकेंड है हमारा C++। इन्हीं 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्कैनएफ इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हमको इनपुट देना होता है वो हम इनपुट देते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो हमारा जो इनपुट होता है वो वेरिएबल में जा करके स्टोर हो जाता
है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन होता है वो उस पर वर्क करता है, और जो हमारा स्कैनएफ फंक्शन होता है उसके द्वारा हम लोग बहुत सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको रीड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पूर्णांक, दशमलव, वर्णमाला आदि सभी होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, आपके डाउट सभी उसमें क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अब उस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें जो हमारा स्कैनएफ है वो किस प्रकार वर्क कर रहा है, जो हमारा स्कैनएफ फंक्शन है वो किस प्रकार वहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने ये इम्प्लीमेंट किया है स्कैनएफ अपने फंक्शन को। तो ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, जो आप सभी को पता है किस लिए यूज़ किया जाता है। यह इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें सभी प्रकार के हमारे लाइब्रेरीज, सभी जो भी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वो इसमें हमको मिलती हैं। ये हमारा हेडर फाइल होता है। अब होता है हमारा ये मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन में ही हमारे जो सभी मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो सभी यहीं पर होते हैं। ठीक है, कोड हमारा रन स्टार्ट होता है फ्रॉम मेन फंक्शन एंड एंड होता है वो भी मेन फंक्शन में। ठीक है, मेन मेथड में। सो हमारे यहाँ पे देख लीजिए इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल a एंड b, दो को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट किया है, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करा देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे हमने दिया हुआ है स्कैनएफ %d एंड a। हमने यहाँ पे लिया हुआ है स्कैनएफ में क्या करवाया हुआ है, इनपुट लिया हुआ है, और उसको हमने वहाँ पे a नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करवाया हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड उसी टाइप में हमने सेम चीज़ें की हुई हैं। पहले एक मैसेज हमने प्रिंट कराया है कि इंटर सेकेंड नंबर, मतलब आप इंटर करिए सेकेंड नंबर को। फिर उसके बाद हमने उसको बी नाम के वेरिएबल में स्कैनएफ फंक्शन के माध्यम से स्टोर करवा लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया है ए वेरिएबल को और बी वेरिएबल को, दोनों को हमने प्रिंट करा दिया है। जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, जो मतलब यूज़र यहाँ पे वैल्यू देगा स्कैनएफ फंक्शन में ए एंड बी वेरिएबल में, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे रन करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा। क्यों मैसेज प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला यहाँ पे है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैसेज पास करते हैं वो प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर, आपको फर्स्ट नंबर प्रिंट करना। चलिए मैंने 57 दे दिया फर्स्ट नंबर, उसके बाद मैंने इंटर किया। अब देखिए क्या आया, इंटर सेकेंड नंबर। अब आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर देना है, 34 मैंने दिया। ठीक है, उसके बाद इंटर किया। अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया A:57 एंड बी में आपका वैल्यू है 34। ये दोनों यहाँ पे असाइन होके आ गया। फर्स्ट में हमारा 57 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इंटर फर्स्ट नंबर और स्कैनएफ में हमने ए नाम के वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर कराया है। ए नाम के वेरिएबल में जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिया है वो स्टोर हुआ है। ऐसे ही सेकेंड हमने बी नाम का जो वेरिएबल बनाया उसमें जो वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा यूज़र के द्वारा, यूज़र मतलब आप देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर से मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ पे वो पूछ रहा है, वो खुद से पूछ रहा है। जो प्रोग्रामिंग इस प्रकार की गई है कि स्कैनएफ में यही मतलब होता है स्कैनएफ यूज़ करने का, फंक्शन का, कि स्कैनएफ के द्वारा हम लोग इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो यहाँ पे देखो मैसेज सबसे पहले वहाँ पे आया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खुद से दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से। मैंने 56 लिखा है, इनपुट मैंने दिया नंबर। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 56 नंबर ही हमने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमने डिफाइन कर दिया है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप रहने वाला है। यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इतना एग्जीक्यूट हुआ। अब ये भी एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, इंटर सेकेंड नंबर ये भी हमारा प्रिंट हो गया। अब हमारा स्कैनएफ जो हम वैल्यू देंगे वो स्कैनएफ के माध्यम से वो स्टोर हो जाएगा। किस में स्टोर होगा, बी नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे हमने 45 दिया, इंटर किया। उसके बाद थर्ड नंबर में डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए आ गया। क्या प्रिंट हुआ, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आई है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट हो गया, कोड हमारा जो हमारा एक्सक्यूशन हो गया कोड का वो सक्सेसफुल हो गया। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। स्कैनएफ का भी जो फंक्शन है उसका भी आपको यूज़ समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट कैर। ठीक है, गेट कैर जो है उसका भी हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, इस फंक्शन का भी यूज़ हम लोग करते हैं कि जो है कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट लेने के लिए, फॉर इनपुट लेने के लिए यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, गेट कैर का। जो स्कैनएफ है उसका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे जो डेटा टाइप होते हैं उनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जो हमारा गेट कैर है उसमें हम लोग देखते हैं किस टाइप का इनपुट हम लोग ले सकते हैं। सो ये हमारा है, ये भी हमारा जो गेट कैर है वो C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन होता है। इसका यूज़ हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं, जो कि एक अक्षर कैरेक्टर को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया जो हमारा गेट कैर फंक्शन है इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं जस्ट ओनली अ लेटर,
केवल एक कैरेक्टर को, जैसे हमने यहाँ पे ए लिख दिया, केवल एक कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए, एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन एक अक्षर को पढ़ता है जो यूज़र द्वारा टाइप किया गया है और उसे वर्चुअल कीबोर्ड से प्राप्त करता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा गेट कैर का जो हमारा फंक्शन है उसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट्स। सो जो हमारा गेट्स होता है ये बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के जितने भी डेटा होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप के जितने भी डेटा होते हैं उनको हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। जो हमारा गेट कैर होता है उसके द्वारा हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप के जितने भी डेटा होते हैं उनको हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट, उससे पहले हमने देखा था स्कैनएफ। स्कैनएफ के द्वारा हमारा इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, ये सभी जितने भी डेटा टाइप और भी हैं उनका हम लोग इनपुट लेने के लिए उन डेटा को इसका यूज़ करते हैं। सो हम गेट्स को देखते हैं। जो हमारा गेट्स है वो भी हमारा सी लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाला इनपुट फंक्शन होता है और ये एक पूरी वर्णमाला स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट से डेटा पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें न्यू जो है न्यू चर होते हैं, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद के सभी वर्ड आते हैं। ठीक है, सो जो हमारा गेट्स होता है वो बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो डेटा होते हैं उनको इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड के माध्यम से। गेट कैर का हम लोग यूज़ करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के जो डेटा होते हैं उनको इनपुट लेने के लिए फॉर विथ कीबोर्ड से। एंड जो हमारा स्कैन एफ है वो हमारे और भी जो डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, फ्लोट, इन सभी का इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड के माध्यम से यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमको देखना था यूज़र के द्वारा हम लोग किस प्रकार इनपुट लेते हैं और इसके लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए 3 फंक्शन थे, स्कैन एफ, गेट्स, गेट कैर एंड गेट्स। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विथ प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है। और आगे का जो पॉइंट रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस के एक नए क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10th में जो कि चल रहा था चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर हमारा 3 है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा 4th नंबर टॉपिक, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको समझना है जो हमारा सी प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसको किस प्रकार बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या वे स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, और उसका ओवरऑल क्या संरचना रहता है या फिर कह लें क्या स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, बेसिकली कुछ चीज़ें रहती हैं सी प्रोग्राम में। आपने कोई सा भी सी का प्रोग्राम देखा होगा। एज एग्जांपल मैं आपको एक सी का प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये एक सी का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, ऐड 2 नंबर्स इन अ सी प्रोग्राम एंड दोज नंबर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड एज वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आपको किसी भी 2 नंबर को ऐड करने का, जोड़ने का एक सी का प्रोग्राम बनाना है, जबकि वो जो नंबर है वो पहले से ही दिए गए हों, डिफाइंड हो। ठीक है, उस प्रोग्राम में वो नंबर पहले से ही डिफाइंड रहेंगे, बस आपको प्रोग्राम के थ्रू उन दोनों को ऐड कराना रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्राम। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा इंट मेन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सभी से डिटेल्स में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है सी के प्रोग्राम में और किसका क्या कार्य होता है। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है printf एंड रिटर्न। ठीक है, यही 3-4 चीज़ें होती हैं जो कॉमनली होती हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है इंक्लूड stdio.h, ये जो होता है इस लाइन में stdio.io हेडर फाइल को शामिल किया गया होता है। ठीक है, stdio.h जो हमारा हेडर फाइल होता है उसमें हेडर फाइल को सम्मिलित किया गया होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखते हैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड और ये stdio.h, तो हमारे उस प्रोग्राम में सी के जितने भी हेडर फाइल जरूरी होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ स्टोर रहता है जो इनपुट और आउटपुट संबंधित फंक्शनों को प्रदान करते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम लोग और भी फंक्शन को यूज़ करते हैं। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे
तो हमारे वो जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एरर हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट मेन। बेसिकली हमारा जो मेन होता है यह मेन फंक्शन होता है, ठीक है। मेन फंक्शन जो होता है उसके अंतर्गत जो प्रोग्राम है, जो भी हम लोग उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो किया जाता है, और प्रोग्राम जो रन होना स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और एंड जो होता है वो भी मेन फंक्शन से ही होता है। जैसे आप देख लो यहाँ पे है इंट मेन और यहाँ पे करली ब्रेसेस, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और कब जाकर के ये एंड होगा, ये आपका जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खत्म होगा, ये देखिए रिटर्न के बाद कर्ली ब्रेसेस ओवर हुआ है, तो यहाँ पर जाकर के हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या क्या हुआ है, एंड हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन जो हमारा है वहाँ से स्टार्ट होता है, और मेन फंक्शन में ही वो एंड होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट करली ब्रेसेस। सो हमारे मेन फंक्शन के बीच में करली ब्रेसेस में प्रोग्राम के जो भी लॉजिक हैं वो यहाँ पे लिखे गए होते हैं, आपका कोड इन ब्रेसेस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो करली ब्रेसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद ये करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, करली ब्रेसेस एंड हुआ है। सो हमारे जितने भी लॉजिक हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो कहाँ पे रहने चाहिए, वो हमारे करली ब्रेसेस के अंदर रहने चाहिए, ठीक है। ये हमारा करली ब्रेसेस ओपन हुआ, यहाँ पे आपका लॉजिक स्टार्ट हुआ लिखना, कोड यहाँ पे लिखना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जाकर के एंड हुआ। इसके बाद आप जो लिखोगे वो इस मेन फंक्शन के बाहर हो जाएगा और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न जीरो। सो प्रोग्राम की समापन स्टेटमेंट होती है या फंक्शन से बाहर निकलने के लिए यूज किया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक एंड हो गया है। जीरो जो होता है एक सफल वापसी कोड का सूचक होता है, ठीक है। इसके द्वारा हमको पता चलता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे प्रकार से हो गया है, रन हो गया है हमारा प्रोग्राम, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, और अब हम इस मेन फंक्शन से निकल सकते हैं बाहर, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिटर्न जीरो, ठीक है। रिटर्न जीरो देखो यहाँ पे जैसे ही आपका मेन फंक्शन का जो करली ब्रेसेस ओपन हुआ है और ये एंड हुआ है, एंड होने से पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिटर्न जीरो, ठीक है। रिटर्न जीरो जो है वो एंड होने को बताता है कि यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हुआ है, और अब हम इस मेन फंक्शन के, ये जो हमारा मेन फंक्शन है इससे हम लोग अब बाहर निकल सकते हैं, इस मेन फंक्शन के हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सभी इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर अन्य सभी टास्क लॉजिक को जोड़ सकते हैं, प्रोग्राम के उद्देश्य के अनुसार जो भी हमको करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्ट हमको कमेंट करना है तो हम लोग ये जो साइन है इसका यूज कर सकते हैं, ये जो सिंबल है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोड को कमेंट करना है मतलब वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो केवल आपको दिखेगा, वो आपके प्रोग्राम में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उससे आपको किसी प्रकार का एरर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये चल रहा था टॉपिक सी प्रोग्राम की संरचना, जिसमें मैंने आपको ये जो बताया है पॉइंट, लाइक इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल होता है, इसके अंदर सभी जो हमारे प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है सी प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो यहाँ पे रहती है। इंट मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर ही हमारे जो प्रोग्राम है वो लिखे जाते हैं, इन जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसी में ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और एंड होता है। करली ब्रेसेस जो होते हैं उसके अंदर हमारे जितने भी लॉजिक होते हैं, कोड होते हैं, वो लिखे गए होते हैं, इन्हीं के बीच में होते हैं। रिटर्न जीरो जो होता है वो प्रोग्राम के एंड होने का स्टेटमेंट होता है, और इसके द्वारा हम लोग जो मेन फंक्शन है इसका जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम मेन फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है एक प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली जो है रन हो गया है, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, ठीक है। और जीरो जो होता है रिटर्न के साथ जीरो, ये हमारा यही प्रदर्शित करता है, ठीक है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि हमारा प्रोग्राम अच्छी प्रकार से रन हो गया है, कोई भी एरर नहीं है, सफलतापूर्वक हो गया है, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम, किस चीज़ का प्रोग्राम है, ऐड टू नंबर्स इन सी प्रोग्राम, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ यहाँ पे एंड, और इस प्रोग्राम को आपको समझा देता हूँ। आई होप आपको प्रोग्राम समझने में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। सभी प्रकार की जो लॉजिक हैं आपको समझ में आ जाएंगी, एंड मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके भी दिखा दूंगा कैसे आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमको एक प्रोग्राम बनाना है, किस चीज़ का प्रोग्राम है, ऐड टू नंबर, दो नंबर को जोड़ना है, ठीक है। दो नंबर को
आपको जोड़ना है, जबकि वो जो दो नंबर हैं वो पहले से ही आपको देना है, ठीक है। पहले से ही आपको दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो दो नंबर हैं वो पहले से ही दिए गए हैं, आपके पास प्री डिफाइंड है, पहले से अवेलेबल हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इनको जोड़ने का कोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखे हैं, फिर उसके बाद हमारा होता है इंट मेन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, करली ब्रेसेस ओपन हुआ है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना जो भी लॉजिक है वो लिखेंगे, ठीक है। दो नंबर को जोड़ना है जो कि पहले से ही अवेलेबल है, तो उन दो नंबर को सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले उनको डिफाइन करना रहेगा। डिफाइन मतलब वहाँ पे हमको डिक्लेयर करना रहेगा कि वो नंबर कौन कौन से हैं। तो पहला हमने ले लिया इंटीजर। इंटीजर क्या है, डाटा टाइप है, मतलब हमारा जो यहाँ पे डेटा हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसका टाइप क्या रहने वाला है, तो वो रहने वाला है नंबर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंटीजर। अगर ये कैरेक्टर रहता तो हम लोग यूज़ करते स्ट्रिंग, ठीक है। तो डेटा टाइप हम लोग पहले लिखते हैं, तो वो लिखा हमने इंटीजर। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल का नाम हमने कुछ भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे num1 लिख दिया जिससे हमको समझने में आसानी रहे। और उसके बाद उसमें हमने 5 जो है उसको कर दिया, ठीक है, 5 वहाँ पे स्टोर कर दिया। तो पहले वेरिएबल में 5, दूसरे वेरिएबल में 7, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम लोग एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर सम। ये हमारा इंटीजर क्या है, डेटा का टाइप है, मतलब किस टाइप का हमारा वेरिएबल है उसका डेटा का टाइप। सम क्या है, सम एक वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है, जो क्या करेगा, जो हमारा रिजल्ट है उसको स्टोर करेगा, ठीक है। किस में स्टोर करेगा, जो हमारा वेरिएबल है एडिशन का, मतलब जो हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को ऐड करने का। तो ये जो दोनों नंबर हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद स्टोर किया जा रहा है, किस में स्टोर किया जा रहा है, सम नाम के तीसरे वेरिएबल में, ठीक है। मतलब इन दोनों की वैल्यू आएगी सम नाम के जो तीसरे वेरिएबल को हमने क्रिएट किया है उसमें, ठीक है। अब उसको हम लोग को रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हमने क्या लिखा, प्रिंटफ। आपको पता है डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक यहाँ पे कुछ पास किया है मैसेज, द सम ऑफ डी परसेंटेज डी एंड स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो रन किया गया है, और ये जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार एग्जीक्यूट किया गया है। नेक्स्ट हम आपको एक दो प्रोग्राम और बताएंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है, जो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी, बट उससे पहले आप सभी का फीडबैक इम्पोर्टेंट है। लाइक आप सभी को ये जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड लेक्चर है वो कैसा लगा, सी प्रोग्राम की संरचना टॉपिक आप सभी के इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करके बता सकते हैं, टीम आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस के एक नए क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10th में कंप्यूटर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, और जिसमें हमने ऑलरेडी सभी टॉपिक, मतलब इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक आप सभी को पढ़ा दिए गए थे, कंप्लीटेड हो गए थे ऑल टॉपिक, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम भी आपको बताए गए थे, लाइक कैसे आप एज अ बिगनर, एज ए स्टार्टिंग आप कैसे प्रोग्राम की तरफ जा सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रोग्राम आप कैसे लिखोगे, ये सभी जानकारी आपको बता दी गई थी, ठीक है। सो अगर आपने उन क्लासेस को मिस किया हुआ है, किसी भी रीज़न से नहीं देख पाए हैं, सो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, मतलब 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, और सब एक एक नंबर वाले होते हैं, और आपको टोटल 20 नंबर मिलते हैं। सो उनको हम देखते हैं सबसे पहले, और इनका सोल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कंसोल इनपुट फंक्शन किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं। सो बेसिकली जो हमारे कंसोल इनपुट फंक्शंस होते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से ही इनपुट लेते हैं, आप सभी को पता है। सेकंड है हमारा कंसोल आउटपुट फंक्शन किस प्रकार आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। सो आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए वो मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, कंसोल इनपुट फंक्शन किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। सो हमारे जो कंसोल इनपुट फंक्शन होते हैं वो बेसिकली हमारे stdin इस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं, स्टोर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस होते हैं।
सो जो हमारे फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होते हैं वो होते हैं स्कैन एफ। फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड आपको बताया गया था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। सो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन हमारा होता है स्कैन एफ, एंड फॉर्मेटेड जो आउटपुट फंक्शन होता है वो होता है हमारा प्रिंट एफ, ठीक है। फॉर आउटपुट के लिए प्रिंट एफ का यूज करते हैं फॉर्मेटेड रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कौन सा है। सो जो हमारा अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है वो पुट्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो हमारा एक कोई वर्ड का मान लिखने के लिए किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। सो बेसिकली हम लोग वैल्यू लिखने के लिए यूज़ करते हैं हमारा जो परसेंटेज सी है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पूर्णांक संख्या का मान लिखने के लिए किस फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। सो बेसिकली इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज डी, ये हमारा फॉर्मेटेड स्पेसिफायर होता है और एक पूर्णांक नंबर को लिखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर, परसेंटेज लिखने के लिए किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2 टाइम्स परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का उपयोग किस आउटपुट फंक्शन में नहीं किया जाता है। सो बेसिकली जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणितीय फॉर्मूले किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। सो जो हमारे मैथमेटिकल्स फॉर्मूले होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं math.h हेडर फाइल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेन फंक्शन की जो बॉडी होती है वो किन कोष्टक में बंद होती है। सो जो हमारा मेन फंक्शन की जो बॉडी होती है वो हमारा ये जो कोष्टक होता है उसमें ये बंद होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। नेक्स्ट हमारा हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है। सो हेडर फाइल का जो विस्तारक होता है वो होता है .h। आपने देखा होगा stdin.iu.h, math.h, ये सब ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के कितने संभावित भाग हो सकते हैं। सो जो हमारे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स होते हैं उनके टोटल मेनली 3 भाग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्री प्रोसेसर को किस चिन्ह द्वारा संलग्न किया जाता है। सो जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है उसको हम लोग इस सिंबल के द्वारा संलग्न करते हैं, इस सिंबल के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। सो इस चैप्टर में मे बी इतने ही आप सभी के बहुविकल्पी प्रश्न थे। आई होप आपको ये सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे और इनके आंसर पता चल गए होंगे कि किस क्वेश्चन के क्या करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे इस चैप्टर के और भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, लाइक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, वो सब भी आपको बताए जाएंगे। ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुविकल्पी हैं आपके, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न थे। टोटल आपको 15 बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस चैप्टर से बताए गए हैं विथ आंसर। सो इनके आपको पीडीएफ्स ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10th में कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, और इसके हमने सभी बहुविकल्पी प्रश्न देख लिए थे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, सभी टॉपिक देख लिया था, 0 to 100% सभी इसके टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। बहुविकल्पी प्रश्न जो है प्रीवियस क्लास में आपको बता दिए गए थे विद आंसर। आज हम देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न के भी कुछ पोर्शंस इसमें बताए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, ठीक है। सो ये प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है और इनके आंसर भी आपको साथ में अटैच किए गए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कंसोल आउटपुट फंक्शन किसे कहते हैं। सो हमारा बेसिकली कंसोल आउटपुट फंक्शन क्या होता है। सो जो हमारा कंसोल आउटपुट फंक्शन होता है वे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्राम का आउटपुट कंसोल या फिर हमारे स्क्रीन पे प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करते हैं और ये क्या है, एक प्रकार का कंसोल आउटपुट फंक्शन होता है जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे मॉनिटर पे शो कराता है, ठीक है। हेडर फाइल क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। सो जो हमारा हेडर फाइल होता है वो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें प्री प्रोसेसर निर्देश, फंक्शन, प्रोटोटाइप और माइक्रो डिफिनेशंस होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम के अन्य भागों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए stdio.h, math.h, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे हेडर फाइल हैं। हेडर फाइल में क्या होता है, जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं, प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल होती हैं जिनका हम केवल यूज़ करते हैं, उनका हम लोग कॉल करते हैं। stdio का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है।
STDIO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं। सो जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो विशेष प्रकार का एक प्रतीक होता है जो यह निर्धारित करता है कि आउटपुट में डेटा को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ जैसी फंक्शन में उपयोग किया जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। किन्हीं 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम आपको बताना है। सो जो हमारा परसेंटेज डी होता है वो इंटीजर के लिए होता है, पूर्णांक इंटीजर के लिए। परसेंटेज एफ जो होता है वो फ्लोट के लिए होता है, मतलब दशमलव संख्या अगर रहेगा हमको शो कराना तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। परसेंटेज सी अगर हमको कोई कैरेक्टर वहाँ पे इनपुट कराना रहेगा, शो कराना रहेगा आउटपुट में, तो हम लोग परसेंटेज सी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किन्हीं 2 फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के नाम बताइए। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। सो फर्स्ट है हमारा स्कैन एफ, सेकेंड है हमारा एफ स्कैन एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्री प्रोसेसर क्या होता है। सो प्री प्रोसेसर जो होते हैं वो एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंपाइलर के वास्तविक कोड कंपाइल करने से पहले प्रोसेस करता है। ठीक है, कंपाइलर के जो भी ओरिजिनल कोड होते हैं उनको कंपाइल करने से पहले ये प्रोसेस करता है। यह निर्देश, ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं प्री प्रोसेसर निर्देश कहलाते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। एंड जो हमारा हैज़ चिन्ह होता है, सिंबल होता है, इसी से वो शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए हैज़ इंक्लूड, हैज़ डिफाइन, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे प्री प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है टिप्पणी चिन्ह का क्या उपयोग होता है। सो बेसिकली हमारा जो टिप्पणी चिन्ह होता है या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कमेंट सिंबल। सो इसका यूज़ हम लोग कोड के अंदर कमेंट्स या फिर नोट्स लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, जिन्हें कंपाइलर इग्नोर करता है। ये सभी किस लिए होते हैं, ये प्रोग्रामर को समझने के लिए होते हैं, डेवलपर को समझने के लिए होते हैं जो प्रोग्राम को लिख रहा है। ये हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होता है और ये हमारा ब्राउज़र जो होता है उसको इग्नोर करता है या फिर कह लें कंपाइलर इग्नोर करता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कमेंट, कोई भी हमको कोड कमेंट करना होता है तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक स्लैश एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद एस्ट्रिक स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो बीच में जितने भी कोड्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कमेंट हो जाएंगे। मैथ डॉट एच हेडर फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। सो जो हमारा मैथ डॉट एच हेडर फाइल होता है उसका यूज़ मैथमेटिकल फंक्शंस, फॉर्मूले, कैलकुलेशन को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ यहाँ पे फंक्शंस है, SQRT फंक्शन, POW फंक्शन, SIN, cos tan, ठीक है, sin cos tan, ये सब इसके क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है, यह फाइल गणितीय गणनाओं के लिए आवश्यक फंक्शन की सुविधा प्रदान करती है। जो हमारा मैथ फंक्शन होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो जो हमारा मैथ फंक्शन होता है उसका सी में प्रोग्राम एंट्री पॉइंट होता है। सी में जो हमारे निष्पादन की शुरुआत होती है इसी फंक्शन से होती है और यह फंक्शन आवश्यकता अनुसार अन्य फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं एंड प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे लघुत्तरीय प्रश्न कुछ आप सभी के लिए इंक्लूड कर दिए गए हैं इस चैप्टर के, जो 2 अंक में हो सकते हैं और इनके आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, इनके आंसर आपको लेक्चर में देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर के जो भी लेक्चर अपलोडेड किए गए हैं प्लेलिस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको इनके आंसर देखने को मिलेंगे और इनका आंसर आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए और सर्च करने की कोशिश कीजिए और आप इनका नोट्स बनाने की पूरी प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट इसमें हम आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं जो 4 अंक वाले होते हैं बेसिकली। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सी भाषा में प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, आपको 5 एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, 5 आपको सी का प्रोग्राम बनाना है। पहला आपको किस पे बनाना है, फ़ारेनहाइट जो हमारा तापमान होता है उसको सेल्सियस टेम्परेचर में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में है, उसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कैसे हम लोग करेंगे उसका आपको प्रोग्राम लिखना है। किसी आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का प्रोग्राम आपको लिखना है किस में लिखना है, सी लैंग्वेज में। 3 संख्याओं का एवरेज वैल्यू ज्ञात करने का प्रोग्राम, किसी वृत्त की परिमाप ज्ञात करने का, साधारण व्यास निकालने का। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, कुछ ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना और इसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।